जे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल का जिक्र करने से पहले हम जे थॉमसन के बारे में समझ लें। जे थॉमसन को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इनको फिजिक्स में इसी काम के लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ये पहले वो शख्स थे जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आखिरकार एटम का रंग रूप कैसा होगा, एटम के अंदर किस प्रकार से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होंगे, किस प्रकार से एटम का शक्ल होगा, ये इन्होंने बताने की कोशिश की थी। तो चलिए इनके सारे पोस्टुलेट्स को हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने एटम के बारे में क्या शक्ल जो है वो पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की। इन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है उस एटम में पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं पूरी तरह से फैला होता है और उस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर गड़े होते हैं। इन्होंने कुछ इस प्रकार से शक्ल बनाया एटम का। उन्होंने कहा कि ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, कि ये जितने आपके ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज भरा होगा। तो ये जो स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर में ये पॉजिटिव चार्ज आपका भरा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है इसके अंदर। ये इन्होंने कहा कि एटम के अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एम्बेडेड होगा, उसके अंदर घुसा हुआ होगा। ये बात उन्होंने कहा, ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर सारे एम्बेडेड होंगे क्योंकि पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इस स्फीयर में। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके अंदर एम्बेडेड होगा। ये शक्ल जो था उन्होंने बताया। इसी को हम कंपैरिजन वाटरमेलन से भी कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ पर बीज है, जैसे कि ये जो बीज है, ये जो आपका सीड है यहाँ पर, ये सारी सीड जो हैं, ये सारे सीड बिहेव करेंगे एज अ इलेक्ट्रॉन के जैसा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, घुसे होते हैं किसमें, ये जो लाल वाला परत आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग खाते हैं, एडिबल पार्ट है। तो जो लाल वाला परत है वो पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है और हमारा एटम इसी स्फीयर में होता है। तो कहा कि जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस है वो पूरी तरह से फैला हुआ है स्फीयर में और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि बीज के समान है, वो एम्बेडेड होते हैं, घुसे होते हैं आपके पॉजिटिव स्फीयर यानी पॉजिटिव चार्ज के अंदर। ये इस प्रकार से ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं पॉजिटिव स्फीयर में। ये बात इन्होंने कहा। फिर इन्होंने पूरे जमाने भर को ये कह दिया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये किस तर्क के आधार पर इन्होंने कहा? तो इन्होंने ये कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसी वजह से दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं और इस वजह से एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज 4 है तो हम उसको लिखते हैं प्लस पॉजिटिव। अब टोटल चार्ज हम इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये कहा जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो इलेक्ट्रॉन का साइन होता है माइनस, तो हमने माइनस रख दिया। अब कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम में 0 मिलेगा। तीनों ने यही कहा कि जितनी नेगेटिव चार्जेस है उतना ही पॉजिटिव चार्जेस है, जिसके वजह से जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाता है इलेक्ट्रिकली वो, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। इसीलिए यहां पर आपको कहा गया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्या है कि उन्होंने इस तर्क को समझाया कि एटम जो होता है वो आखिरकार क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इनके कुछ लिमिटेशंस भी आए। लिमिटेशन में इन्होंने जो ये तर्क समझाया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है चार्ज, मतलब किसी भी एटम के पास किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके लिए उन्होंने किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं किया था, मतलब उन्होंने किसी प्रकार का कोई एक एविडेंस नहीं दिया एक्सपेरिमेंट सपोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये बात साबित हो पाए। और दूसरी चीज कि जब अदर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए तो उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को बिल्कुल भी सेटिस्फिकेशन नहीं मिला जो कि जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल में किया था। सो यही वजह है कि जे जे थॉमसन की जो एटॉमिक मॉडल थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी, यानी उनकी यही लिमिटेशन की वजह से, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। लेकिन आज भी उनका ये तर्क जो है कहा जाता है कि विवादित बना हुआ है, और शायद वो सही भी हो, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यही कहेंगे कि उनकी लिमिटेशन यही था कि जो रदरफोर्ड वगैरह ने किए थे एक्सपेरिमेंट आगे जाकर, तो वो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट में ये नहीं पाए कि आखिरकार जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। जिस प्रकार की जे जे थॉमसन ने बताया था बिल्कुल वैसा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली से प्रूव नहीं कर पाए। इसी वजह से जे जे थॉमसन की जो बात थी वो रिजेक्ट की गई थी। यही उनकी सबसे बड़ी जो थी वो लिमिटेशंस थी। अब हम लोग टेस्ट योर नॉलेज करते हैं और देखते हैं कि आपने कितना सीखा। तो इस क्वेश्चन पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि इन द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शंस हमारे थे, तो ऑप्शन में ये जिक्र हुआ, जैसा कि पहले तो इस वाले में हम लोग समझ लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम। ऐसा कहीं जे जे थॉमसन ने जिक्र नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज कर सके एटम को। ऐसा जिक्र जे जे थॉमसन ने नहीं किया था। दूसरी बात अगर हम लोग करें, कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। बिल्कुल उन्होंने करेक्ट कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी तरह से बिखरे हुए होते हैं पॉजिटिव चार्जेस पर। ये बात सही थी। दूसरी बात उन्होंने फिर कही कि पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो भी बिखरा हुआ होता है, यानी यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है। ये बात भी उन्होंने सही कही थी। और जो आपको मैंने पढ़ाते समय नहीं बताया उसको आप थोड़ा समझ ले, लेकिन आगे जैसे ही इस टॉपिक को एंड करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को, तो वहां पर ये बातें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर कहा गया है कि मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। जो एटम का मास होता है वो एज्यूम किया गया कि उसकी जो मास है पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि वो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग बात की गई थी। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये भी है, तो उनके अकॉर्डिंग हिसाब से सिर्फ ये तर्क नहीं कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ताकि एटम स्टेबलाइज कर जाए। बाकी उन्होंने ये तीनों तर्क को सेटिस्फाइड कराए थे, इसीलिए जे जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग ये तीनों सही हैं। अब देखिए कि 1, 2 और 3 किस किस ऑप्शन में आ रहे हैं। 1, 2, 3। सो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। और इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम में किस आधार पर यह कहा गया था कि एटम जो होता है वो पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ओवरऑल नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले ही इसको तर्क से एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने ये पॉइंट
क्लियर किया था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करता है। अगला सवाल हमारा ये है कि जे थॉमसन मॉडल का लिमिटेशन क्या है। तो आई थिंक इसका जवाब आप दे सकते हैं कि जे थॉमसन मॉडल में क्या ऐसी लिमिटेशन आई थी जिसको मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो जे थॉमसन मॉडल था एटम, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज करेक्टली एक्सप्लेन की गई थी। सो विच प्रॉपर्टीज ऑफ एटम could explained correctly by Thomson model of atom। तो उनका ये वाला जो था ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। अब ऐसा क्यों होगा, तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो आपको ये नजर आएगा कि जो एटम का जो मास होता है ना, एटम का मास ऑफ एटम, उन्होंने ये एज्यूम किया था कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में। पूरे एटम में जो मास होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, जो कि ये साबित करने में सफल हो पाया कि आखिरकार एटम ओवरऑल न्यूट्रल क्यों होता है। तो इस तर्क को भी समझेंगे जब हम लोग इस पर एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र कर लेंगे, कैथोड रेज वाला, तो ये पॉइंट भी क्लियरली होगा। सो अभी फिलहाल हमारे लिए ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है।